विवेक नगर के अपार्टमेंट में शारदा अनामिका एक धनी सास बहू रहा करती थी। सासू माँ शारदा बहुत बड़ी चटोरी थी और बहू रानी अनामिका जिसे खाना पकाना नहीं आता था। इस वजह से अनामिका हमेशा परेशान रहती थी। तभी एक दिन उसके पति रमेश ये गौर करते हैं। क्या हुआ अनामिका, तुम हमेशा परेशान क्यों रहती हो? परेशान ना होके क्या करूँ बताइए? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे खाना पकाना नहीं आता है, पर आपने झूठ कहा कि मुझे तरह तरह के पकवान पकाने आते हैं और इस तरह हमारी शादी हुई। इसलिए झूठ कहा था ताकि ये खूबसूरत चीज मेरी हो। आप बस ऐसे ही मजाक करते रहिए, पर अब ये झूठ परेशान कर रही है, मुझे बहुत सता रही है। अरे अगर तुम ऐसी ही हर बात के लिए परेशान होती रही तो एक दिन तुम्हें परेशानी की बीमारी हो जाएगी, याद रखना अनामिका। अब जब आपने झूठ बोला है तो आप ही अब इन सबको भुगतिए। बहुत बढ़िया, हो जाने दीजिए। अरे अरे कभी कभी तुम बहुत मजाक करती हो। ऐसा क्या बोल दिया? जब सासू माँ मुझे बुलाती है और पकवान बनाने को कहती है तो मुझे डर लगता है, पता है आपको? इसमें डरने का क्या है अनामिका? इतने सारे ऑनलाइन फूड सर्विसेज है, एक एक होटल से एक एक पकवान मंगा लो। इस तरह से तुम मैनेज कर ही सकते हो ना पगली। अभी आपको तरकीब आ रही है। मैं पिछले 6 महीने से इसी ऑनलाइन फूड सर्विसेज से मंगवा रही हूँ। अरे बाप रे, इतनी धोखेबाजी! मेरी माँ बहू के हाथ के बने पकवान खाना पसंद करती है जो तुमने बनाया हो, पर तुमने तो ऐसा अभिनय किया कि जैसे तुमने ही खाना पकाया हो, पर तुम तो ऑनलाइन से खाना खिला रही हो। अब मैं जाके माँ को सारा सच बता दूंगा। बहुत बढ़िया, फिर तो मेरी सारी परेशानी खत्म। मेरे पैसे भी मेरे अकाउंट में ही रहेंगे। जब पति पत्नी इस तरह बात कर ही रहे थे, शारदा अनामिका को ढूंढते हुए किचन में जाती है, पर अनामिका किचन में नहीं मिलती। कहाँ गई? किचन में तो नहीं है। ये सोचकर वो हॉल में आती है। हॉल में भी अनामिका नहीं मिलती है। फिर कुछ नहीं करने को था, इसीलिए वो सोफे में जाके बैठ जाती है। अनामिका, अरे ओ बहू, कहाँ हो तुम? अनामिका जो अपने कमरे में थी, वो शारदा के बुलाने की आवाज सुन के भागते हुए सीधा हॉल में आती है। क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? पानी पूरी खाना है बेटा। पानी पूरी, मसाला, मिर्च पाउडर, चटनी सब घर पे तैयार करो बहू। कम से कम 500 पूरी तो जरूर बनाना, उससे कम बिल्कुल मत बनाना। बाप रे, 500 पानी पूरी! इस दौरान रमेश भी हॉल में आ जाता है। अरे माँ, 500 पानी पूरी से हो जाएगा, ऊपर से तुम्हारी बहू खुद बना रही है, वो तो 1 मिनट में कर देगी। उसे कहो और 500 पानी पूरी बनाने, कल फिर से खा लेना। ऐसा कहकर रमेश अनामिका की तरफ देखता है। अनामिका रमेश को आग बबूला होकर देख रही थी। ये देखकर रमेश मुस्कुराता है और आंखों को झपका के वहाँ से चला जाता है। अनामिका गुस्से से दांत कटकटा के कहने लगती है, अभी तो तुम बच गए, रात को तो आना ही पड़ेगा, तब मैं तुम्हें देखूंगी। उसने ऐसा मन ही मन सोचा। तभी शारदा कहने लगती है, चलो बहू, किचन में चलते हैं। तुम जब बनाओगी तो मैं अपने आँखों से देखूंगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका अपना फोन का ब्लूटूथ ऑन करती है और ऑनलाइन पानी पूरी कैसे बनाते हैं वो सुनने लगती है। भगवान का धन्यवाद, फोटो ना देखने से भी ठीक है, पर सुन के भी मैं कैसे भी मैनेज कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर पानी पूरी बनाने के लिए जो भी चीजें जरूरतें थी वो ले आती है अनामिका। आवाज सुन के वो पानी पूरी बनाने लगती है। तलने के लिए वो एक बड़ी सी कढ़ाई लाती है और तेज आग कर देती है, जिससे सारे पानी पूरी काले हो गए और सब के सब जल गए। ये देखकर शारदा को थोड़ी शंका होती है। शारदा पूछती है, खाना पकाना आता है कि नहीं? अनामिका सच मान लेती है। तब शारदा कहने लगती है, बहू, तुमने झूठ कहा है तो अब तुम्हें सजा भी मिलेगी। ये काली जली हुई पानी पूरी बेचनी होगी। जो खर्च की हो वो पैसे तुम्हें कमा के लाना पड़ेगा। ऐसा कहकर शारदा हॉल से किचन में चली जाती है। अब अमीर बहुरानी अनामिका के पास कुछ करने को नहीं था, इसीलिए वो घर से 10 किलोमीटर आगे जाके कॉलोनी बस स्टैंड के पास वो जले हुए पानी पूरी बेचती है। आइए जी आइए, काले पानी पूरी गरम गरम खाइए। एक बार खाएंगे तो खाने के लिए बार बार मांगेंगे। स्वादिष्ट पानी पूरी। इस तरह वो चिल्ला रही थी क्योंकि उसने काला पानी पूरी कहा। कुछ लोग वो क्या है ये देखने के लिए वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर और कुछ लोग आ जाते हैं। अनामिका के चारों तरफ भीड़ हो जाती है। बताइए बाबू, बताइए, किसे किसे चाहिए काला पानी पूरी?
कहिए कहिए, जल्दी कहिए। पानी पूरी खिलाओ चाची। क्या? मैं चाची? आपकी तो मेरी जैसी एक बेटी होगी अंकल। अरे मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ और ना ही तुम आंटी। मैं तुम्हें बहन कहूँगा, तुम मुझे भैया कहो। ठीक है, फिर आके काली पानी पूरी खाइए। छोटा भाई कहोगी तो खाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुन के अनामिका मन ही मन कहती है, इन काली पानी पूरियों को बेचने के लिए कहना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो उस बुजुर्ग को अपना छोटा भाई कहती है। वो बुजुर्ग इंसान काली पानी पूरी खाता है। उसे देखकर एक महिला वहाँ आती है। अच्छा ये बताओ, आम तौर पे पानी पूरी सफेद होते हैं, पर ये काली पूरी पे क्या अलग है, बताओ। इस तरह से उसने पूछा तो अनामिका सोच में पड़ गई। असल में देखिए दीदी, उसकी ऐसी बातें सुन के वो महिला स्नेह से भर उठी और उसके आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, क्या तुमने मुझे दीदी कहा? तुम अब मुझे 50 रुपए की पानी पूरी दे दो। जब उसने ऐसा कहा, उसकी बातें सुन के अनामिका उसे पानी पूरी पार्सल पैक करके दे दिया। ये बुढ़ा पागल कम था क्या, जो अब ये भी पागल हो गई। ठीक है, ध्यान रखना होगा कि ये सब मैं ना पढूं। लोग मेरे पानी पूरी को सही समझ रहे हैं। फिर वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या कहा जाए ताकि पानी पूरी खाने के लिए लोग और आकर्षित हो। पहले हम कहते थे मिर्ची भाजी, अब वही मिर्ची भाजी हो गई है मसाला चिली, ऑनियन मिर्ची। इसी तरह चीजें बदलती आ रही है। इसी तरह ये पानी पूरी भी बदलेगी। अब बन जाएगी नई काली पानी पूरी। इस तरह अनामिका सारी काली पानी पूरी बेचकर पैसे लेके शारदा के पास जाती है। अनामिका को इतने पैसे कमाते देख शारदा भी बहुत खुश होती है। रामपुर नाम के गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। वो किसान परिवार से थे। वो दंपति बड़े किस्मत वाले थे। जो जमीन थी उसमें खेती बाड़ी करके अपने बेटे रमेश को वो पढ़ाते थे। एक दिन रमेश जब कॉलेज जा ही रहा था, तभी माँ शारदा उसे कहती है, क्या बेटा कॉलेज जा रहे हो? रमेश कहने ही जा रहा था, तभी प्रसाद जो सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे थे, इस बीच कहने लगते हैं, नहीं, वो तुम्हारे रिश्तेदार की बेटी अनामिका को लेके प्यार मोहब्बत करने जा रहा है। क्या कहोगी तुम? ये सुनकर रमेश बड़ा आश्चर्य होता है। वो अपने पिताजी को देखने लगता है। आपको कैसे पता पिताजी? आपने तो बिल्कुल सही कहा। बेटा, तुम अनामिका को लेके सिनेमा देखने जा रहे हो। मेरे मुंह पे आया तो मैंने कह दिया, पर अब तुम अपनी माँ से क्या कहोगे? ऐसा कहकर बाप बेटा बड़बड़ा रहे थे। शारदा उन दोनों को देखकर गुस्सा करने लगती है और फिर कहती है, क्या रमेश, तुम्हारे पिताजी ने जो कहा वो सही है क्या? रमेश कुछ कह नहीं पाता, चुप रहता है। पिताजी प्रसाद रमेश के कान के पास आके कुछ कहने लगते हैं। बेटा रमेश, इससे अच्छा मौका नहीं रहेगा। तुम चुप मत रहो। वैसे भी अनामिका को तुम पसंद करते हो। जो मन में है तुम आज अपनी माँ से कह दो। पिता प्रसाद की ऐसी बातें सुन के रमेश को थोड़ी हिम्मत मिलती है। फिर वो कहने लगता है, हाँ माँ, मैं अनामिका को बहुत पसंद करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके पिताजी गरीब है, वो दहेज नहीं दे पाएंगे। तुम्हें अच्छी और अमीर लड़की मिलेगी। माँ, तुम्हारे रिश्तेदारों के आगे तुम पैसे, दहेज, अमीरी की बात क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता, पर अनामिका को मैं बहू के रूप में नहीं स्वीकारने वाली हूँ। अनामिका से शादी नहीं हुई तो मैं जी नहीं सकता। तुम्हें ऐसी बहू चाहिए जो पैसे ले आएगी, या तुम्हें ऐसी बहू चाहिए जिससे मैं खुश रहूंगा? ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। शारदा आश्चर्य रह जाती है। तभी प्रसाद आके कहते हैं, देखो शारदा, वो हमारा एकमात्र बेटा है। उसकी खुशी के अलावा हमें और क्या चाहिए? अनामिका से शादी करने दो। हमारे बेटे बहू खुशी खुशी रहेंगे, वो भी हमारे आंखों के सामने। मैं नहीं मानूंगी। तुम कब मेरी बात सुनोगी? आज सुन लो, और एक बात याद रखो, हमारा बेटा रोएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस मैं खेत जा रहा हूँ। ये कहकर प्रसाद खेत की तरफ चले जाते हैं। दिन निकलते जाते हैं। रमेश और प्रसाद अनामिका से शादी के लिए शारदा को बहुत मनाने की कोशिश किए, पर नहीं मानी। अब कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए रमेश अनामिका से शादी करके उसे घर ले आता है।
शारदा गुस्से से सूटकेस उठा के घर के बाहर फेंकती है जिसमें रमेश के कपड़े थे। जो मेरी बात नहीं सुनेगा वो इस घर में नहीं रह सकता। जाओ जाओ, कूली मजदूरी करके जैसे रहना है वैसे ही रहो, जाओ। ऐसा कह के शारदा अंदर जाके दरवाजा लगा देती है। क्योंकि अब रमेश भी वहाँ रहना नहीं चाह रहा था, इसीलिए पास के ही मिट्टी के एक घर में वो रहने लगते हैं। साथ में उन्हें एक आजीविका के लिए खेत भी मिला। अनामिका माँ दुर्गा से बहुत विनती करती है, हे ईश्वर, इन्होंने मुझसे प्यार किया तो शादी की, पर मेरी सासू माँ ने माना नहीं। कुछ ऐसा कीजिए ताकि हम एक साथ रहने लगे। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम खेतों में अच्छा उपज कर सके। हमें बचा लीजिए। जब वो इस तरह प्रार्थना कर रही थी, रमेश सर पे एक तौलिया बांधा, बनियान पहना, एक कुदाली ली और जाके बाहर खड़ा हो गया। वो अनामिका बुलाता है। अनामिका टिफिन बॉक्स लेके बाहर जाती है। रमेश और अनामिका बात करते करते खेत चले जाते हैं। बिना बैल के हम कैसे खेत जोतेंगे, समझ नहीं आ रहा है। मैं बता रही हूँ। ऐसा कहकर अनामिका हल को अपने कंधे में रखती है और हाथों से पकड़ लेती है। इस तरह से मिलके वो खेत जोतते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं। खेत जोतने के बाद वो टमाटर लगाते हैं। उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। फिर वो बैगन लगाते हैं, उसमें भी उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। कुछ दिन निकल जाते हैं। मिट्टी का घर हट के अब नया घर बनता है। घर में नए नए सामान आते हैं, पर अनामिका और रमेश के बच्चे नहीं थे। शारदा ये सारी चीजें देख रही थी। एक दिन शारदा इतनी जोर जोर से बातें करती है कि अनामिका सब सुन लेती है। एक औरत की जिंदगी माँ बनने पे ही पूरा होता है। अगर नहीं पता तो लड़की होके पैदा क्यों ली। पूरा गांव अगर बांझ बोलेगा तो अच्छा लगेगा। इस तरह से वो अपने पति प्रसाद से कहती है। ये सब सुन के प्रसाद कुछ कहते नहीं, बस चुपचाप रहते हैं। ऐसी बातें सुन के अनामिका के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये देखकर रमेश हैरान हो जाता है। अनामिका, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? इतने दिन शादी हो गए, हमारे बच्चे नहीं है। सासू माँ पिताजी से जोर जोर से इस बारे में बात कर रही थी, पर वो बातें मुझे आके चुप गई। बच्चे जन्म देने का हमें मौका नहीं मिला अनामिका। कोई कुछ भी कहे उसे हमें इस तरह से नहीं सुनना चाहिए। मैं अब ऐसे नहीं रह सकती हूँ जी। ये सब जिंदगी भर लगा ही रहेगा। उधर तरबूज की खेती अच्छी हुई है, उसे काट के मार्केट में ले जाना होगा। चलिए चलिए, देर हो रही है। ऐसा कहकर अनामिका रमेश को तरबूज के खेत में ले जाती है। वो तरबूज काट के ट्रैक्टर में रखते हैं। तभी अचानक से अनामिका को एक बड़ा तरबूज दिखता है। ये बात वो रमेश को बताती है। दोनों बड़े आश्चर्य होते हैं। फिर उस तरबूज के पास वो आते हैं। तभी अचानक से वो दोनों बच्चे की रोने की आवाज सुनते हैं। वो समझ जाते हैं कि आवाज तरबूज के अंदर से आ रही है। जल्दी से वो तरबूज को 2 हिस्से में काटते हैं। फिर वो देखते हैं अंदर में एक बच्चा रो रहा है। अनामिका और रमेश ये देखकर बहुत खुश होते हैं। अनामिका देवी दुर्गा को धन्यवाद करती है। वो तरबूज के बारे में भूल जाते हैं और बच्चे को लेकर घर आते हैं। घर पे जब बच्चा रो रहा था, शारदा और प्रसाद बच्चे की रोने की आवाज सुनते हैं। जिस पल वो बहू के हाथ में बच्चे को देखती है, शारदा अपना सारा गुस्सा, जिद सब छोड़ देती है और उसके मन में प्यार उभरने लगता है। जल्दी से शारदा प्रसाद बहू बेटे के पास आ जाते हैं। वो बच्चे के साथ खेलते हैं और एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।